नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं दसम भाव विश्लेषण भाग 5। इस समय वर्तमान में दशम भाव विश्लेषण चल रहा है, जिसकी बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आ चुका हूं और ये 5वीं वीडियो, 4 वीडियोस इसकी हो चुकी हैं, 5वीं है ये। तो दसम भाव विश्लेषण के अंतर्गत आज हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के योग। ऐसे वो कौन कौन से योग होते हैं, चाहे वो नाड़ी सिद्धांत के आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो, ऐसे महत्वपूर्ण योगों की आज हम चर्चा करेंगे जिसके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर पाएगा अथवा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रकरण को। दसम भाव विश्लेषण के लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति समाज में उच्च स्थान प्राप्त करेगा अथवा नहीं करेगा, इसकी जानकारी कैसे हो। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह उसका जो जीवन हुआ है कुछ ना कुछ वह नाम करे। ये नाम करना ही क्या है? ये नाम करने का अर्थ है कि वह समाज में उच्च पद प्राप्त करे, समाज में उच्च स्थिति पर रहे, सभी लोग उसको जाने, वह प्रसिद्ध हो, सम्मानित हो, उसको जहां भी वह जाए सब उसकी तारीफ करें। यही इच्छाएं लोगों के मन में रहती हैं, यही भावनाएं रहती हैं कि किस प्रकार से उच्च पद प्राप्त हो अथवा वह कैसे होगा, क्या भाग्य में, क्या कुंडली में। इसका कोई विश्लेषण हम कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और नियम हैं जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब तक हमने दसम भाव से संबंधित क्या व्यवसाय के लिए कौन से राशि में ग्रह का होना अच्छा है, कौन सा दसम भाव में कौन सी राशि हो तो कैसा व्यवसाय करें, ये सभी मैंने जानकारियां दे दी हैं और सभी तत्व राशियों के आधार पर भी जानकारियां दे दी हैं। आज हमारा ये जो प्रकरण है महत्वपूर्ण है। बाकी दसम भाव से संबंधित उसके परिचय और कौन कौन से हम कार्य दसम भाव के आधार पर देखते हैं, किस किस का प्रश्न हम दसम भाव से देते हैं, वह पहली जो वीडियो है जिसमें परिचय है दसम भाव का, दसम भाव विश्लेषण भाग 1, उसको अवश्य देख लीजिए। उससे आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि हम दसम भाव से क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले मैं फिर से यही बताऊंगा कि दसम भाव को जब भी हम देखेंगे तो ये भाव पहला भाव होता है, यहां से इसको लग्न भी कहा जाता है, और यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, और जहां पर हमारा 10 नंबर आता है हम उसको 10th हाउस मतलब 10वां घर मानते हैं। ध्यान रखिए, इसमें 1 को भी शामिल करेंगे और 10 को भी शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अगर दसम भाव की बात हो तो हम 9 तक काउंट करें और नेक्स्ट वाला जो 10वां भाव हो, नहीं, वो भी काउंट होगा, ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10th हाउस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 10वां घर 10वां भाव होता है। हम इसी भाव की चर्चा करेंगे। यहाँ ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखा दिया। अब हम बिल्कुल ब्लैंक ये चार्ट लेते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, खाली एकदम, ताकि यहाँ पर आप आसानी से समझ सको। तो ये पहला भाव है और ये दसम भाव है, ये आपको ध्यान रखना, ये दसम भाव है। अब पहले भाव में अगर 4 लिखा है तो कर्क लग्न हो गई, तो वहां पर दसम भाव में 1 लिखा होगा। ठीक है, तो दसम भाव के स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए, मेष राशि होगी। इसी तरीके से आप उसका अनुमान लगाते रहोगे। चलिए, सबसे पहले समाज में उच्च स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत यदि लग्न लग्न जो ये पहला घर है इसके स्वामी का, या लग्न में दसम भाव के स्वामी का, या सूर्य का दसम भाव से या दसम भाव के स्वामी से, चंद्रमा का दसम भाव के स्वामी से कोई भी संबंध यदि बनता है, कैसा ही भी इनमें आपस में संबंध होता है। आपने क्या समझा
दसम भाव के स्वामी से का लग्न से संबंध बने, सूर्य से संबंध बने, चंद्रमा से संबंध बने, जो दसम भाव का स्वामी, मानकर चलिए यहां पर हमने दसम भाव में लिख दिया एक, तो इसका अर्थ हो गया कि इस भाव के स्वामी हो गए मंगल। अब मंगल या तो यहां विराजित हो जाए, मंगल जाकर लग्न में, तो संबंध बन गया दसम भाव के स्वामी का लग्न से, या सूर्य के साथ में विराजित हो जाए, सूर्य भी मानकर चलिए यहाँ विराजित है, तब भी संबंध बन गया। और या फिर किसी भी भाव में, जैसे यहां पर भी सूर्य और मंगल बैठ जाए, तब भी दसम भाव के स्वामी का संबंध बन गया। अब मंगल की जगह यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो शुक्र भी हो सकते हैं, अगर 2 लिखा तो यहाँ पर शुक्र भी हो सकते हैं इनके स्थान पर। जो भी यहाँ पर लिखते जाओगे उसी राशि के आधार पर, उस राशि के जो राशि से जो उसके स्वामी हैं उनके आधार पर हम उनको रखते जाएंगे। सूर्य के साथ में, चंद्रमा के साथ में, या युक्ति बने, कैसी युति बने, युति कैसी बने, युति बने दृष्टि युति बन जाए। मानकर चलिए ये शुक्र है, शुक्र अपने भाव में ही बैठे हुए हैं, अगर दूसरे नंबर के हैं तो शुक्र, और यहां पर बैठे हुए कौन है, यहां पर सूर्य बैठ जाए, ऐसी स्थिति बने तब दृष्टि संबंध हो गया। चंद्रमा यहां बैठ जाए अथवा चंद्रमा भी इनको देखें तब भी दृष्टि संबंध हो गया, या फिर शुक्र यहां बैठ जाए, लग्न से संबंध कर लें, किसी से भी संबंध कर लें, इनका आपसी संबंध होगा, तो यह बताएगा, यह दर्शाएगा कि वह व्यक्ति जीवन में, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला होगा। दूसरी बात देखते हैं कि यदि दसम भाव में सूर्य पूरी तरह से उच्च होकर बैठे, यहां पर सूर्य विराजित हो जाए और उच्च होकर बैठे, उच्च कब होंगे, जब कर्क लग्न की कुंडली होगी तो उच्च होंगे, और उच्च का अर्थ है कि मेष राशि में हो और 10 डिग्री तक के सूर्य हो, 10 डिग्री तक के सूर्य हो, तो ये सूर्य क्या माने जाएंगे, पर उच्च माने जाएंगे। उच्च सूर्य होते हैं ये, 10 अंश तक के हो तो उच्च सूर्य। एक स्थिति और इसमें बन जाएगी, ये तो हो गई कि ये उच्च की स्थिति में हो सूर्य दसम भाव में, अथवा यहां पर 5 लिखा हो और सूर्य यहां पर विराजित हो जाए, तो सूर्य यहां पर स्वयं राशि में हो गए, तो स्वयं स्थान या स्वयं राशि में होने पर ये सूर्य क्या माने जाएंगे, तो यहाँ पर जब वृश्चिक लग्न होगा तब ये स्थिति बनेगी। तब भी ऐसा व्यक्ति, अगर सूर्य की स्थिति ये है, तब भी ऐसा व्यक्ति क्या होगा, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला होगा। आगे हम देखते हैं कि अगर दूसरा भाव कौन सा, ये पहला भाव, तो ये दूसरा भाव, अगर दूसरे भाव, दसम भाव, ये दसम भाव, ये दूसरा भाव, ठीक है। तो दूसरा भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये 3 जहां मैंने राइट क्लिक किए हैं वो 3 भाव आप समझ लीजिए। ये दूसरा, 10वां और 11वां भाव, इनमें शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह कैसे हो सकते हैं, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का पूर्ण चंद्रमा यहां बैठे हो, शुक्र यहां बैठे हो, बृहस्पति यहां बैठे हो, कोई भी स्थिति हो तो ये शुभ ग्रह है। बुध भी अगर कोई पाप ग्रह के साथ में ना हो तो भी वे भी शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो भी शुभ होते हैं। तो ये जो इस तरह का अगर कोई स्थिति बनती है, अब ऐसा नहीं चंद्रमा यहीं बैठे, यहां भी बैठ सकते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर तीनों में अगर आप देखो, दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इसमें अगर शुभ ग्रह तीनों में, तो यह बहुत ही अधिक समृद्ध, आर्थिक रूप से अति समृद्धता के सूचक हैं। तो उस व्यक्ति के पास में खूब धन दौलत होती है, उसका नाम होता है, पैसे वाला इंसान होता है और अच्छी धन दौलत होती है। और दूसरा, वह ज्ञान भी रहता है, धर्म कर्म में भी थोड़ी सी उसकी रुचि होती है। बात करते हैं आगे कि कुंडली में अगर राजयोग है, बहुत सारे राजयोग हैं। अब राजयोग के बारे में मैं अलग से आपको बता भी चुका हूं, और पहली जो वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हो, मैंने उसमें बता दिया है। तो राजयोग हो, और जो राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं, जब भी उनकी दशा आएगी तो उन ग्रहों की दशा में ऐसे समाज में उस व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। विशेषकर अगर हम देखें केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध बनता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है। अब केंद्र त्रिकोण का, अब केंद्र के भाव कौन से, ये भाव, ये भाव, ये केंद्र के भाव है, और त्रिकोण के भाव ये। अगर इनका संबंध बने या इसका संबंध यहां से बन जाए, या इसका संबंध इससे बन जाए, ठीक है, या इसका संबंध इससे बन जाए, या इसका संबंध इससे बन जाए,
किसी भी प्रकार से, ये इसके घर चला जाए, इसके साथ बैठ जाए, या ये यहाँ बैठ जाए, कहीं पर भी केंद्र और त्रिकोण का जब भी संबंध बनता है तो ये राजयोग होता है। क्या होता है? ये राजयोग होता है, और अच्छा राजयोग होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, नीच भंग राजयोग के बारे में बता चुका हूँ, राज राजेश्वर योग के बारे में बता चुका हूं मैं पहले, विपरीत राजयोग के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, महाभाग्य योग के बारे में भी बता चुका हूं। तो इन सभी योगों को आप एक बार देख लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए, उसमें आपको सब ये मिल जाएंगे। तो ऐसे योग हैं, तो जब भी इनकी दशा आएगी तब उस व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलना निश्चित होता है, उसको समाज में अवश्य सम्मान प्राप्त होता है। एक जैमिनी पद्धति, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जैमिनी पद्धति के अनुसार जो कारकांश लग्न होती है, अब कारकांश लग्न में बता चुका हूं कैसे बनती है, आत्मकारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह, ये सब मैं बता चुका हूं। तो जैमिनी पद्धति के अनुसार अगर हम देखें तो जो कारकांश लग्न है, कारकांश लग्न को देखो, एक हल्का सा मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम ये देखें, पहले तो अंश बल देखें, सबसे ज्यादा अंश बल जिस ग्रह को मिले होते हैं उस ग्रह को हम क्या मानते हैं? आत्मकारक ग्रह। और नवमांश कुंडली में हम उसको देखते हैं, उसकी स्थिति कहाँ वह बैठा हुआ है, तो जिस भाव में वह बैठा हुआ है वहां से हम उसको कारकांश कुंडली में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो लग्न बनता है जहां बैठा होगा, उस राशि का जो स्वामी होगा वह उसका जो लग्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो लग्न जो होगी, जिस राशि में बैठा होगा वही उसकी लग्न मानी जाएगी, तो वह होती है कारकांश। तो अगर ऐसी है तो कारकांश लग्न जब आप बना लोगे तो उससे दसम भाव में शनि अथवा बुध अगर हो, शनि हो अथवा बुध हो, मानकर चलिए हम देख लेते हैं कि किसी की कुंडली में मंगल आत्मकारक ग्रह हुए, ठीक है। अब मंगल बैठे हुए, जिस भी राशि में बैठे हुए हैं मंगल, तो मानकर चलिए मंगल 2 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर शनि विराजित हो जाए, अगर यहाँ पर कौन हो जाए? शनि हो जाए, अथवा यहाँ पर बुध हो जाए, कि कौन सी कुंडली में? कारकांश, कारकांश में अगर यह स्थिति बन जाए तो यह भी उसको क्या बताएगी? समृद्धशाली, उसका क्या योग दे देगी? समृद्धशाली योग उसको देने वाली होती है, यह स्थिति उसको समृद्ध बनाती है और प्रसिद्धि भी देती है। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर कि नेतृत्व के गुण प्रसिद्धि के लिए लीडर्स जो होते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं। तो लीडरशिप स्किल्स कैसे पहचानी जाए, कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो इसके महत्वपूर्ण कारक ग्रह माने जाएंगे, जो लीडरशिप को इंगित करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति आगे नाम करेगा, सबसे आगे बढ़ के चलेगा, आगे बढ़ के चलेगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसे गुण भी होने जरूरी है। समाज में नाम करने के लिए कहीं ना कहीं लीडरशिप होनी जरूरी है, नेतृत्व करने वाला होना जरूरी है, अच्छा वक्ता होना भी जरूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं समाज में प्रसिद्ध होने के लिए, व्यक्ति को भीड़ में से निकलकर आगे बढ़ना होता है। लेकिन वो कब बढ़ेगा? कब? उसमें जब उसमें नेतृत्व के गुण होंगे। ये गुण कब होंगे? तो जब हम देखें कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं अगर उसके अंतर्गत हैं, उसमें है, तो वह अवश्य ही क्या होगा? सफल होगा। अगर हम कुंडली में देखें तो कुंडली का जो लग्न भाग होता है, जो पहला भाव होता है लग्न भाव, ये पहला भाव जो होगा कुंडली का, ये पहला भाव उसके शरीर को, शारीरिक की जो शक्ति है उसको इंगित करेगी। ये भाव जितना बलवान होगा, इस भाव का स्वामी जितना बलवान होगा, वह उस व्यक्ति के शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, यह स्थिति दर्शाएगा। और अगर देखें कि यहाँ पर बुद्धि का स्तर भी, अगर आपने बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो शिक्षित भी नहीं हुए लेकिन उनका बौद्धिक स्तर इतने ऊपर का है कि शिक्षित लोग भी उनका अनुसरण करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन प्राप्त की है, लेकिन जब बात आती है नेतृत्व की तो उनका बौद्धिक स्तर उस स्तर का नहीं होता समाज के दृष्टिकोण से। तो आप ये समझ चुके हैं, ऐसी स्थिति कौन सी होती है ये आप समझ चुके हैं। तो ये कहां से मिलेगी? ये चंद्रमा से मिलेगी। चंद्रमा बौद्धिक शक्ति को दिखाएगा,
बुध भी बौद्धिक शक्ति को दिखाते हैं, तो चंद्रमा और बुध ये दोनों बौद्धिक शक्ति को दिखाने वाले हो गए। और सूर्य जो होते हैं वो तेज को दिखाते हैं, लीडरशिप को दिखाते हैं, नेतृत्व को दिखाते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है। और सफलता और तेज दोनों को दिखाने वाले सूर्य होते हैं। तो हमें क्या मिला, हमें मिले लीडरशिप के लिए कि किसी व्यक्ति के लिए एक तो लग्न का बलवान होना आवश्यक है, लग्नेश का बलवान होना आवश्यक है, और बुद्धि के जो ग्रह हैं जैसे कि चंद्रमा, जो कारक ग्रह चंद्रमा और बुध, इनका अच्छा होना, इनका सुस्थित होना, इनका कहीं भी किसी भी प्रकार से पीड़ित ना होना जातक के लिए बौद्धिक स्तर को अच्छा करने वाला होगा, और उसका दिमाग बहुत तेज होगा। ये सारी बातें होंगी। और तीसरी बात क्या आ जाती है कि तीसरी बात आती है कि उसके अंदर स्किल्स हो, एक राजा की तरह उसके अंदर सबको साथ लेकर चलने वाली भावना हो, और उसमें तेज होना जरूरी है कि जो लोग उससे प्रभावित हो। और ये कौन देंगे, ये सूर्य देंगे। तो सूर्य का अच्छा होना भी बहुत आवश्यक है। जब ये सभी बातें किसी के अंतर्गत आ जाती हैं तो उस व्यक्ति के अंदर अगर ये तीनों गुण, जैसे कि सूर्य अच्छी स्थिति में हो, बुध चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, और लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, तो उस व्यक्ति के अंदर आप देखोगे कि स्किल्स देखने को मिलेंगी, वो लीडरशिप स्किल्स होंगी। देखिए बुध क्या है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आंतरिक आपको मन, चंद्रमा मन है, तो मन में क्या होंगे, जो अगर आप अच्छे बौद्धिक स्तर अच्छा है तो मन में विचार बहुत अच्छे आएंगे, आप हमेशा नई नई युक्तियों को निकालेंगे, ठीक है। वहीं बुध क्या है, बुद्ध भी बुद्धि है, ठीक है, और उसके साथ साथ वाणी भी है। तो जो आपको के पास में ज्ञान है, आप उस ज्ञान को निकालने का प्रयास करोगे, आप वहां वाणी का उपयोग करोगे, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, ओजस्वी होगी। और जब ऐसा होता है, जितनी भी लीडर्स हैं आप उनको देखोगे, कोई ऐसा नहीं चुपचाप बैठा रहेगा और बोलेगा नहीं। एक नेता की क्वालिटी, एक नेतृत्व करने वाले की क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है, उसका गुण यही है कि वह एक अच्छा वक्ता होना अति आवश्यक है। उसको भाषण देना, ये भाषण कौन देगा, ये बुद्ध दिलाएगा भाषण, तो भाषण देना उसको आना चाहिए। अब देखिए यहां हमने ये देखी नेतृत्व के गुण, लेकिन बुध या चंद्रमा पर अगर शनि अथवा राहु, या शनि और राहु दोनों की अशुभ दृष्टि, ध्यान रखना अशुभ दृष्टि की बात हो रही है, अशुभ दृष्टि हो जाए तो ये एक उच्च अधिकारी अथवा नेता बनने में मानसिक शक्ति की दुर्बलता को दर्शाएगा। एक उच्च अधिकारी या नेता बनेंगे तो उनका मन जो होगा, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों ही क्या है, बौद्धिक स्तर को। अब ये ऐसा नहीं कि इनका प्रभाव नहीं होगा, होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन जो होगा वो हमेशा, इनका दिमाग कम चलेगा। आप ये समझिए दिमाग कम चलेगा, ऐसी समस्याएं यहां पर होती हैं। तो ये लीडरशिप में महत्वपूर्ण देखा जाता है। लेकिन जहां तक मेरा प्रयास ये होना चाहिए था कि मुझे ये लीडरशिप वाला नेतृत्व का एक अलग पार्ट, कि नेता कौन हो सकता है, ये बनाना चाहिए था। लेकिन मैंने इसी भाग में रखा है क्योंकि समाज में नेतृत्व करने वाले का उच्च स्थान होता है, तो इसी का ये पार्ट है। अलग से भी हम इसको लेकर आ सकते हैं और स्पष्ट रूप से, लेकिन अब हम इसके लिए आगे देखते हैं। अब आप समझ चुके हो कि किस किस का प्रभाव होना जरूरी है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, सूर्य अच्छी स्थिति में हो, लग्न अच्छी स्थिति में हो, बुध अच्छी स्थिति में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और पाप ग्रह से पीड़ित ना हो। शनि अथवा राहु से पीड़ित हो जाते हैं, अशुभ प्रभाव पड़ता है, तो उनके जो नेतृत्व में जो बुद्धि का स्तर है, अगर ये पीड़ित हो जाएं दो, शनि और राहु से, तो उनकी जो नेतृत्व में क्या होती है, कमी आ जाती है। उनका जो मन है मानसिक रूप से अस्थिरता उनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नाड़ी सिद्धांत की। महत्वपूर्ण नाड़ी सिद्धांत की यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए जो नाड़ी ज्योतिष है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के नियम दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि शनि जहां पर बैठे हुए हैं, शनि जहां पर बैठे हुए हैं उनसे अगर दूसरे भाव में शनि अगर यहां बैठे हुए हैं तो शनि से दूसरा भाव ये हुआ, अगर उस दूसरे भाव में कौन बैठे हो, शुक्र बैठे हो,
ध्यान दीजिए, शनि जहां भी बैठे हैं, अगर शनि यहां बैठे हैं तो शुक्र यहां बैठे हैं, अगर शनि यहां बैठे हैं तो शुक्र यहां बैठे हैं। ये स्थिति कहीं भी बनती हो, शनि यहां बैठे हैं, शुक्र यहां बैठे हैं, शनि अगर यहां बैठे हैं, शुक्र अगर यहां बैठे हैं, ठीक है, यह स्थितियां बन नहीं हो। कहने का अर्थ है कि आप इसको यहां भी रख, यहां से भी शुरू कर सकते हो, शनि यहां बैठे हो, शुक्र यहां बैठे हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके की स्थिति हो। शनि से दूसरे भाव में शुक्र होते हैं, तो आपने बहुत सारे लोगों का सुना होगा कि जीवन में वो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये कहते हैं कि आप विवाह के उपरांत आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, शुक्र की जब स्थिति इस प्रकार की होती है तो ऐसे जातक को विवाह के उपरांत समृद्धि प्राप्त होती है। ये देख लीजिए, जिन जातकों को कहीं भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया कि आपको, आप विवाह कर लीजिए आपको सफलता मिलेगी, तो आप देख लीजिए कि शनि के बाद जो दूसरा घर है, क्या वहां शुक्र विराजित है? अगर किसी के शनि सप्तम में बैठे हुए हैं तो क्या शुक्र अष्टम में बैठे हुए हैं? अगर किसी के शनि पंचम में बैठे हुए हैं तो क्या शुक्र षष्टम में बैठे हुए हैं? अगर किसी के शनि षष्टम में बैठे हैं तो क्या शुक्र सप्तम में बैठे हैं? ये सभी स्थितियां मतलब शनि के बाद वाले घर में कौन बैठे हो? शुक्र। तब उस व्यक्ति का विवाह के बाद में भाग्योदय होता है और वह समृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है, अच्छी समृद्धि प्राप्त करता है। देखिए, शनि से दूसरे भाव में अगर बृहस्पति बैठे हो, शनि से अगर दूसरे भाव में हम बृहस्पति को देखा, शुक्र को देखा, ये दैत्य गुरु शुक्र है, और अब हम देखें देव गुरु अगर बैठे हो, शनि से दूसरा भाव गुरु विराजित हो, तो जब ऐसी स्थिति हो, अथवा शनि से युत हो जाए या शनि से दृष्ट हो, शनि देख रहे हो उनको, या फिर शनि के साथ में बैठ जाए, ये भी स्थिति हो सकती है कि या तो शनि के साथ में विराजित हो जाए, शनि गुरु, वैसे ये वैराग्यता भी देते हैं, और या फिर शनि की दृष्टि हो, जैसे कि शनि यहां बैठे हैं, गुरु यहां बैठ जाए, कोई भी स्थिति बन जाए, तीनों स्थितियां आप देख रहे हो। तो ऐसे में उस व्यक्ति, वह व्यक्ति जो जीवन वृत्ति मतलब जो अपना जीविकोपार्जन का साधन है, वो उसके मनवांछित स्तर का होता, मतलब जो चाहता है वो उसको मिल जाता। अगर यह स्थिति है, जो चाहेगा, जो प्राप्त करना चाहेगा, जो बनना चाहेगा, जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करने की जहां तक उसका स्तर वह सोच पाएगा, वह उसको प्राप्त होगा। अगर वो चाहेगा मैं साइंटिस्ट बनूं, तो निश्चित है वह साइंटिस्ट बन सकता है, उसकी संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। यदि शनि से के साथ में बृहस्पति हो, शनि से दूसरे भाव में बृहस्पति हो, शनि से दृष्टि युति बृहस्पति की हो, तब यह स्थिति आप देख सकते हो। क्योंकि शनि क्या है? शनि कर्म है, मेहनत है, और गुरु क्या है? ज्ञान है। अब मेहनत करो और ज्ञान प्राप्त करो तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। चलिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैंने आपको बताया कि शनि, और इस तरह जैसे यहां शनि बैठे और यहां गुरु बैठे, इनके बीच में यहां तक कोई भी अगर ग्रह नहीं आता, तो आप ये मानिए सफलता बहुत आसानी से मिलेगी, बहुत आसानी। और जितने ग्रह आते जाएंगे वो कठिनाई, राह में रोड़े अटकाने वाले, मतलब उसे कठिनाई से सफलता मिलेगी, मिलेगी अवश्य, ये निश्चित है। अगर कोई भी इस तरह से स्थिति बनेगी तो सफलता मिलेगी अवश्य। लेकिन अगर यहां पर मानकर चलिए कोई और ग्रह आ गया, कोई भी, जितने ग्रह आते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, उससे सफलता में वो बाधाएं उत्पन्न करते जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा प्रभाव किसका रहेगा? सबसे अच्छा प्रभाव जो रहेगा वह रहेगा कि यदि जहां भी शनि बैठे हो उनसे दूसरे भाव में गुरु बैठे हो तो बहुत अच्छी स्थिति है, और गुरु के साथ में कोई और बैठा ना हो, तो वहां पर उस व्यक्ति को जो वह चाहेगा बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर शनि से दूसरे भाव में कौन बैठे हो? राहु बैठे हो। शनि से
दूसरे भाव में कौन बैठे हों? राहु बैठे हों। शनि से दूसरे भाव में राहु विराजित हो जाए, कहीं पर भी किसी भाव में, यहां से हम लग्न से दिखा रहे हैं, लग्न का आवश्यक नहीं, शनि मानकर चलिए यहां बैठे हैं तो राहु यहां बैठे हो दूसरे भाव में, हमको देखना है क्या? दूसरे भाव में। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो आप ये विशेष ध्यान रखिए, जब भी ऐसी स्थिति होगी तो वह व्यक्ति क्या करेगा? प्रारंभिक अवस्था में बहुत संघर्ष करेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उसको, और संघर्ष के साथ में और निम्न स्तर से शुरू करेगा। कहते हैं ना, छोटे काम को शुरू किया था, बहुत मेहनत की थी उसने, पैदल भी चला था, गाड़ी के लिए पैसे भी नहीं थे, आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी। तो वही स्थिति, लेकिन बाद में वो अच्छे स्तर पर पहुंचता है। प्रारंभिक अवस्था बहुत संघर्षपूर्ण होती है, ये आप ध्यान रखिए। शनि की बात राहु है, लेकिन कहते हैं घिस घिस के कौन होता है? किसी भी धातु को घिसोगे जितना उतना उसमें चमक आएगी, तो ये वही है स्थिति। तो प्रारंभिक अवस्था उसकी घिसने की, समझने की होती है। अब हम बात करें कि अगर शनि के दूसरे स्थान पर कौन हो? शनि से दूसरे भाव में अगर देखें तो केतु अगर बैठे हो, राहु तो हमने देख लिए, केतु बैठे हो। अब केतु होंगे तो ये अच्छा नहीं है, केतु होंगे तो यह अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? आप ध्यान रखिए, केतु पीछे खींचेंगे, केतु उस व्यक्ति को सफल नहीं होने देंगे, ये पीछे खींचेंगे। क्यों? क्योंकि केतु का मुख्य कार्य क्या है? केतु का मुख्य कार्य क्या है? आप जानते हो, केतु मोक्ष प्रदाता है, केतु अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये जातक को हमेशा कर्म करने से, इस तरह के कर्म करने से, सांसारिक कर्म है ये जितने भी, उस समाज में आप उच्च नाम की अभिलाषा है, उच्च नाम प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हो, तो केतु यहां से इसको आपको हटाएंगे। आपको कहां लेकर जाएंगे? वो आपको केतु लेकर जाएंगे अध्यात्म की तरफ। तो केतु अध्यात्म की तरफ लेके जाएंगे, तो कब आप अध्यात्म की तरफ जाते हो? जब आपको ठोकरें मिलती हैं, जब आप सफल नहीं होते हो, तब आप अध्यात्म की तरफ जाते हो। ठीक है, यह स्थिति। तो केतु यदि शनि से दूसरे भाव में स्थित है तो जातक को पीछे की ओर ले जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए ये योग बहुत उत्तम होता है। अध्यात्म के लिए ही ये योग बहुत उत्तम है, ये ध्यान रखिए। आध्यात्मिकता में आप बढ़ रहे हो तो बहुत उत्तम योग है, लेकिन यदि आप संसार के में, समाज में उच्च नाम प्राप्त करने की अभिलाषा है, समाज में धन कमाने की अभिलाषा है, कहते हैं ना मोह माया से हटाने का काम ये करेंगे तो बहुत अच्छा है। मोह माया से हटाना, अध्यात्म की तरफ जाना। मोह माया की तरफ भागना मतलब अध्यात्म से दूर होना। बाकी स्थिति में अध्यात्म से, जब आपके पास धन दौलत आती है तो आप अध्यात्म से हटते हो, लेकिन जब आपके पास में आपका संसार से मन हट जाता है, कब हटेगा? जब आपके पास में कोई धन नहीं होगा, कोई आपको पूछेगा नहीं, तो आप कहोगे समाज सब मतलब का है। तो क्या होगा? आप कहाँ बढ़ोगे? फिर अध्यात्म की तरफ, भगवत भक्ति की तरफ बढ़ोगे। तो यहाँ पर केतु यही कार्य करते हैं, केतु यही कार्य यहाँ पर करते हैं। स्पष्ट हो गया होगा, और ये मैंने कई कुंडली में देखा भी है। चलिए, यहां से हमने देखा कि केतु इस तरह की स्थिति बनती है जब शनि से दूसरे भाव में हो, और अगर शनि से दूसरे भाव में चंद्रमा स्थित हो, या फिर चंद्रमा शनि से दूसरे भाव में स्थित हो, या चंद्रमा शनि के साथ में हो। शनि के साथ अगर चंद्रमा, देखिए तो विष योग बन ही गया, साथ में भी हो सकते हैं, दूसरे भाव में भी हो सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा शनि से दूसरे भाव में स्थित हो, अथवा शनि चंद्रमा से युत हो या दृष्ट हो। दृष्ट कब हो सकते हैं? जब 1 2 3 चंद्रमा यहां हो तब भी दृष्ट हो जाएंगे शनि से। 4 5 6 7 यहां होंगे तब भी दृष्ट होंगे शनि से। 8 9 10 यहां होंगे तब भी दृष्ट होंगे। तो शनि से अगर यह स्थिति बनती है किसी भी भाव में, आप घुमा कर देख लीजिए, किसी भी भाव में अगर यह स्थिति बनती है चंद्रमा की शनि के साथ, तो ऐसा जो जातक होगा वो या तो विदेश में जाएगा, उसके पास में जो ठेके होते हैं, किसके ठेके? शराब के ठेके।
ऐसा व्यक्ति शराब के ठेके भी लेने वाला होता है, शराब के ठेके उसको मिल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति काव्य लिखने में, एक लेखक, काव्यों को लिखने वाला अच्छा लेखक होता है, अच्छा साहित्यकार होता है। धर्म के रूप में भी ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, धार्मिक भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो शराब के ठेके हैं तो धार्मिक नहीं होगा, धार्मिक भी होगा। बेशक शराब खाने में शराब बेचे, लेकिन वो धार्मिक भी होगा। विदेश में जाए लेकिन धर्म कर्म में भी उसका मन रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर शनि से यदि पीड़ित होते हैं तो यह स्थिति विष योग कही जाती है, और यहाँ पे उसका मन समाज से थोड़ा सा खिन्न होता है, इसलिए वह भी अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। एकांत उसे पसंद होगा, एकांत पसंद करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन समाज में अगर देखें तो वो कहाँ कहाँ से किस किस क्षेत्र में जाकर नाम कमा सकता है, वह विदेश में भी जा सकता है। तो शराब खाने आदि का, जैसे कि जिनको हम ठेके बोलते हैं, शराब के ठेके, ठीक है, उनका भी मालिक हो सकता है, उनको भी चलाने वाला हो सकता है। एक अच्छा लेखक भी हो सकता है, काव्यों को लिखने वाला भी हो सकता है, एक अच्छा साहित्यकार भी हो सकता है, धर्म के ऊपर लिखने वाला भी हो सकता है, धर्म के साथ चलने वाला भी हो सकता है। यह स्थितियां बनती हैं। अब एक विशेष स्थिति, यदि शनि मंगल राहु, देखिए अब आप कहोगे शनि को हम बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दसम भाव की, और दसम भाव है कर्म भाव, और कर्म में अगर प्रवृत्त करने वाला है तो सबसे उपयुक्त ग्रह कौन है, शनि। तो शनि के बिना आप कर्म नहीं कर सकते। मेहनत कौन कराएगा, शनि। शनि के बिना आप कोई भी कर्म, आप सिर्फ सपने देख सकते हो, लेकिन कर्म आपको करना है तो शनि के माध्यम से ही कर्म आप कर सकते हो। इसलिए शनि को साथ लेकर चलना बहुत ही आवश्यक है। अगर शनि मंगल राहु ये साथ हो, इनकी स्थिति ये बने, शनि मंगल राहु कहीं भी स्थिति बने, किसी भी भाव में बने, दसम भाव में बने, शनि मंगल राहु, इस तरीके से यह स्थिति यदि दिख रही है आपको, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी स्तर की सेवा में जाए, किसी भी स्तर की, छोटी करो बड़ी करो, जैसी चाहो वैसी करो, किसी भी स्तर की में जाए, लेकिन उसका जो प्रारंभ होगा वह संघर्ष के साथ में ही होगा। प्रारंभ क्या होगा, उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। ऐसे ही शनि मंगल राहु की स्थिति अगर है तो ऐसा व्यक्ति किसी वर्कशॉप में, किसी भी उसमें इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, कठिन परिश्रम करने वाला होगा। कुल मिलाकर तीनों की युति कठिन परिश्रम की तरफ लेकर जाती है, लेकिन सफल होता है। कठिन परिश्रम करेगा लेकिन सफल होगा, नाम करेगा, समाज में उच्च स्तर उसका रहेगा कठिन परिश्रम के साथ। देखिए एक विशेष स्थिति, जब नवमेश और दशमेश की युति बने, जब नवमेश और दशमेश की युति बने, अब नवमेश मान के चलिए यहां लिखा हुआ है 9, यहां लिखा हुआ है 10, ठीक है, तो यहां पर ये कौन हुए, गुरु, ये कौन हुए, शनि, दशमेश शनि और नवमेश गुरु। अगर कहीं पर भी गुरु शनि बैठ जाए, शनि गुरु बैठ जाए कहीं पर भी, यहां पर बैठ जाए शनि गुरु, ठीक है, दृष्टि युति बन जाए, शनि यहां बैठे हैं, यहां बैठ जाए, या गुरु यहां बैठे हैं, शनि यहां बैठ जाए, किसी भी तरीके की युति हो जाए, शनि यहां बैठे हों और गुरु यहां बैठ जाए। अब इनकी युति क्या हो, दसम, इन दोनों भाव दोनों की युति बन रही है, किसी भी तरीके से साथ भी बैठ सकते हैं, साथ बैठेंगे तो और अच्छा है। तो यह स्थिति आप देख लीजिए, जब भी ऐसी स्थिति रहती है, जब भी यह स्थिति बनेगी तो यह समाज में नाम करने का एक बहुत महत्वपूर्ण योग होगा। समाज में बहुत नाम करेगा ऐसा व्यक्ति, बहुत अच्छा, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति होगा। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक लोगों को आपने देखा होगा, उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह होता है जो उनको उच्च, समाज में उच्च पद पे लेकर जाता है। जो राजनीतिक जीवन होता है उसमें उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं राहु। कौन होते हैं, राहु।
इनका विशेष योगदान होता है। दसम भाव में बैठे हो, दसम भाव पर दृष्टि हो, उच्चस्थ हो, अच्छी स्थिति में हो, दसम भाव से विशेष इनका जुड़ाव हो, तो वहां पर ये राहु उस व्यक्ति को राजनीतिक स्तर प्रदान करने वाले होंगे, राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध करने वाले होंगे, उच्च उसको MP MLA और बड़े बड़े मंत्री तक में बनाने वाले होते हैं। राहु आप देखिए बड़े बड़े मिनिस्टर्स की कुंडली में राहु दसम भाव में आपको मिलेंगे, बहुत सारे हैं। आप जब भी कभी इसको सर्च करोगे, गूगल पर नेट पर सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनके जो बहुत ही उच्च कोटि के विशिष्ट नेतृत्व करने वाले हैं, आज भी हैं, जो सरकार में आज भी उपस्थित है, उनकी कुंडली अगर देखोगे तो उनके दसम भाव में राहु आपको मिलेंगे। तो ये राजनीतिक जीवन स्तर में उच्च स्तर पर पहुंचाने वाली स्थिति राहु की होती है। देखिए दूसरा, हम जैमिनी पद्धति से देखें तो यदि जो अमात्य कारक ग्रह है वो दसम भाव को देखे किसी भी कारण से, तो अपनी दशा में वह योग कारक रहेगा, समाज में उच्च नाम कराने वाला होगा, उच्च तक लेकर जाएगा समाज में। कौन? अमात्य कारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह के बाद जो दूसरे सेकंड नंबर का ग्रह होता है, जो अंश में सेकंड नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे मान के चलिए शनि है किसी में, उनके हैं 29 डिग्री पर है, ठीक है, वहीं उनसे ज्यादा कोई किसी और के डिग्रीज नहीं है। तो फिर दूसरे नंबर पर शुक्र आ जाते हैं जिनकी 28 डिग्री है, 28 अंश है, 28 डिग्रीज, तो वो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो जब हम इनको D9 चार्ट में इनको देखते हैं इनकी उपस्थिति, तो इसके बेस पर हम कुंडली बनाते हैं, ठीक है। तो उस कुंडली में जो कारकांश है, तो वहां पर दूसरे कौन हो गए? अमात्य कारक ग्रह। अब अमात्य कारक ग्रह को आप देखोगे कि वह यदि, वही हमने बात देखी कि अमात्य कारक जो ग्रह है वे यदि दसम भाव को देखे, तो दसम भाव को अगर कोई शनि नहीं है अमात्य कारक ग्रह, जैसे शुक्र है, तो शुक्र कहाँ यहाँ बैठे हो तो दसम भाव को देखेंगे, अमात्य कारक ग्रह दसम भाव को देखेंगे, यह स्थिति बने, ठीक है, यह स्थिति बने, दसम भाव को देखें, तो जब भी इनकी दशा होगी, अंतरदशा होगी, तब यह समाज में अच्छा स्थान देने वाले हो जाएंगे, उच्च स्थान देने वाले हो जाएंगे। अब मंगल की बात करते हैं, तो मंगल क्या होते हैं? मंगल राजसी ग्रह हैं। मंगल क्या है? राजसी ग्रह है। अगर दो कुंडलियां हैं, अगर हम देखें ये D1 चार्ट है, ये क्या है? D9 चार्ट, महत्वपूर्ण ये दो चार्ट। मंगल की स्थिति, अगर मंगल यहां पर बैठे हुए हैं और यहां भी मंगल यहां पर विराजित है, नवमांश में भी मंगल दसम भाव में और यहां पर भी दसम भाव में, अथवा मंगल अगर एक नंबर यहां पर, अगर यहां पर भी बैठे हैं और एक नंबर पे मंगल बैठे हैं, अब ये यहां आकर एक नंबर यहां आ गया और मंगल यहां बैठे हैं एक नंबर के साथ में, मतलब मेष राशि के साथ में, तो मेष राशि में यहां और मेष राशि में यहां, या ये भाव, तो भाव वर्गोत्तमी, जब भाव एक ही होगा, दसम भाव में यहां भी बैठे, दसम भाव में यहां पर भी बैठे, तो ये भाव वर्गोत्तमी हो गए। और अगर ये राशि में बैठे, जैसे एक नंबर की राशि पहले यहाँ पर सप्तम भाव में आ रही है लग्न में, और वहीं D9 में ये आ रही है कहां पर? दूसरे भाव में, लेकिन राशि 1 लिखा है, मतलब मेष राशि है, और मंगल भी इनके साथ में चल रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मंगल की स्थिति जब वर्गोत्तम स्थिति होगी, यह स्थिति क्या होगी? वर्गोत्तम। जब ये वर्गोत्तम स्थिति होगी तो यह मंगल राजसी भाव देने वाले होते हैं, मतलब उसको राजसी स्तर प्रदान करते हैं, एक लग्जरियस लाइफ को देते हैं, राजसी ठाट बाट उसके होते हैं, यह स्थिति उसकी बनती है। तो यह थी जो हमने चर्चा करी अभी कि समाज में उच्च स्थान से संबंधित हम कैसे कैसे देखें कि व्यक्ति समाज में उस उच्च स्थान प्राप्त कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जो आगे हम लेकर आएंगे वह जो प्रकरण रहेगा दसम भाव विश्लेषण भाग 6 रहेगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में सफल होने के लिए वर्तमान में शिक्षा की आवश्यकता होगी। आधुनिक व्यवसाय के आधार पर बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए कोर्स भी लोग करते हैं, ठीक है, कौन से कोर्स में जाएं, किस क्षेत्र में जाएं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। जो भी अभी अपनी 10th 12th या ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके मन में प्रश्न
होता है, या जो 12th कर चुके हैं उनके मन में प्रश्न होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। 10th के बाद में भी बच्चों के मन में रहता है हम कौन सा सब्जेक्ट लें, किस क्षेत्र में जाएं, कौन सा सेक्टर हमारे लिए उपयुक्त है। तो यह ज्योतिष इसमें आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, और इससे हम ये जान पाएंगे कि किस शिक्षा के किस क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति किन ग्रहों के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकता है। ये हमारा नेक्स्ट रहने वाला टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इसी प्रकार से हमारे इन प्रोग्राम्स को देखते रहें। और जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वह सभी अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही साथ अगर ये जो अच्छा लगा हो, आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, क्योंकि हम डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं, विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप उसको अपने उन सभी मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें जो कहीं ना कहीं ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।